students, welcome back to my channel Aditya Physics Classes. Student, this is your lecture number 14, and today in this lecture we will discuss a very important topic. Now in this lecture we will derive some derivation. Okay, so derivation is electric field due to a circular loop of charge. ठीक है, या इसी को आप बोल सकते हैं चार्ज रिंग. तो सपोज अगर आपके पास एक सर्कुलर लूप है या एक रिंग है जिसको आप लोग चार्ज दे चुके हैं और उस पर हमने चार्ज दिया और वो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो ड्यू टू दिस सर्कुलर लूप हमको कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, सो नाउ नंबर वन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ द सर्कुलर लूप. राइट, सपोज दिस इज योर सर्कुलर लूप. This is your circular loop like this. Okay, ये एक सर्कुलर लूप है, like ये ऐसे रखा हुआ है. ठीक है, ओके. नाउ सपोज इसको और अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं. ऐसे, ठीक है, ये आपको ऐसे दिखाई देगा. ओके, सपोज दिस इज द सेंटर ऑफ दिस लूप एंड दिस इज द रेडियस ऑफ दिस लूप ए. ओके, नाउ वी कैन कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड. सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसको चार्ज दिया एंड दिस चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट ओवर द सर्कमफ्रेंस. ओके, ओवर द सर्कमफ्रेंस, इसके पूरे सर्कमफ्रेंस में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. ठीक है, सो अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है इसके एक्सल पॉइंट पे, ड्यू टू कहाँ पे, एट एक्सल पॉइंट पे. सो सपोज दिस इज अ पॉइंट P. ऑन द पॉइंट P, here we consider a point P. This point P is lie on the axis of this ring. Okay, ये पॉइंट P कहाँ लाई कर रहा है, इस रिंग के एक्सिस पे लाई कर रहा है. तो हमको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है ड्यू टू दिस चार्ज. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर वी कंसीडर, क्योंकि मैंने आपको तरीका बताया है कि अगर पॉइंट चार्ज होता है तो हम इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर वो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है ओवर द सर्कमफ्रेंस ऑफ द रिंग. सो हमको मेथड पता है कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कंसीडर करेंगे स्मॉल चार्ज एलिमेंट, क्योंकि स्मॉल चार्ज एलिमेंट बिहेव लाइक ए पॉइंट चार्ज. ओके, सो स्मॉल चार्ज एलिमेंट कैसे बिहेव करेगा, लाइक ए पॉइंट चार्ज. सो हियर फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंसीडर अ पॉइंट चार्ज dq. okay, now suppose the charge on this ring is q and here we consider a small charge element dq. okay, so उस एलिमेंट पे चार्ज है dq. so first of all मैं यहाँ कैलकुलेट करूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दिस एलिमेंट, ड्यू टू दिस चार्ज एलिमेंट. और मेथड मुझको पता है कि मैं उसको कैलकुलेट करके और टोटल इंटीग्रेशन कर दूंगा. तो इंटीग्रेशन करने से मुझे होल रिंग की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट मैं कर सकता हूँ. सो हियर यू कंसीडर अ स्मॉल चार्ज एलिमेंट dq एंड दिस एलिमेंट, ड्यू टू दिस एलिमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P दिस. सो सपोज यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस है r. ओके, इसको हमने कंसीडर कर लिया, दिस डिस्टेंस इज r. ओके, एंड दिस डिस्टेंस इज x. सपोज दिस पॉइंट इज O, दिस पॉइंट इज P एंड दिस पॉइंट इज A. इसको आप A पॉइंट कह सकते हैं. राइट, सो हियर इन दिस पॉइंट P so here in this point P, due to this charge element, electric field is, the direction of electric field is this. ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना चाहते हैं ड्यू टू दिस एलिमेंट, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस. सो सपोज दिस एंगल इज थीटा. सपोज दिस एंगल इज थीटा. राइट, सो दिस एंगल इज थीटा. अगर मैं इस एक्सल लाइन को और आगे बढ़ाता हूँ, सो दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा.
Okay, this angle is also theta. So here the electric field, what is electric field? Electric field is देखिए इसके हमें दो कंपोनेंट ब्रेक कर सकते हैं. यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ये है DE, राइट, DE. ओके, सो दिस इज DE. तो अब हम इसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ब्रेक कर सकते हैं. सो मैंने आपको बताया था रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ब्रेक करने का तरीका क्या था कि एक कंपोनेंट ये हो गया और दूसरा कंपोनेंट ये हो गया. मींस दोनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो जिसके साथ एंगल बनाता है, मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए इसके साथ एंगल ड्रॉ कर रहा है, इसके साथ तो एंगल नहीं बन रहा है थीटा, एंगल इसके साथ थीटा बन रहा है. दिस कंपोनेंट इज DE cos थीटा, राइट, DE cos थीटा, एंड दिस कंपोनेंट इज DE sin थीटा. ओके, DE sin थीटा. सो ये कंपोनेंट हमारे पास दो हो गए. लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करता हूं तो दोनों कंपोनेंट को तो साथ लेके नहीं कर सकता. तो अभी मान लीजिए इस एलिमेंट की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे है. तो अगर मैं इसका यहाँ पे दूसरा एलिमेंट अगर कंसीडर करता हूँ सेम DQ, इसी लेंथ का DQ एलिमेंट कंसीडर करता हूँ, उस पर भी चार्ज अगर DQ है, तो ड्यू टू दिस एलिमेंट अगर एट पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया जाएगा. सो फिर से ये डिस्टेंस सेम है R, राइट. तो इसकी वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. और उस केस में ये एंगल थीटा होगा बेटा, दिस एंगल इज थीटा, राइट, दिस एंगल इज थीटा. तो दिस एंगल इज आल्सो थीटा. फिर से अगर हम इसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ब्रेक करेंगे इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के, देखो इसके तो आप कर चुके हो, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट ब्रेक करोगे तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट. सो फर्स्ट इज दिस एंड सेकंड इज दिस. ओके, सो ये DE इसने इसके साथ, इस वाले एक्सिस के साथ एंगल थीटा ड्रॉ किया है. तो इस डायरेक्शन में इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट ब्रेक हुआ वो हुआ DE cos थीटा, राइट, DE cos थीटा. और इस डायरेक्शन में हुआ DE sin थीटा. ओके, सो आप यहां देख सकते हैं कि ये DE sin थीटा और ये DE sin थीटा इक्वल तो है और अपोजिट भी है. सो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे. But these DE cos theta due to this electric field, due to this charge element, and this is and DE due to this charge element. ये इस चार्ज एलिमेंट की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड था और ये इस चार्ज एलिमेंट की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है. ठीक है, तो इनके ये DE sin थीटा, ये वाले कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, लेकिन DE cos थीटा ये इक्वल भी है और सेम डायरेक्शन में भी है, तो इनको हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं. तो ऐसे ही अगर आप मान लीजिए कहीं पर भी कंसीडर कर लीजिए इस पूरी रिंग पे एलिमेंट, मान लीजिए यहाँ कंसीडर करते हैं, ठीक है, यहाँ कंसीडर करेंगे तो फिर से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी. भाई यहाँ कंसीडर करेंगे एलिमेंट तो यहाँ से ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, तो ये तो इसी की डायरेक्शन में आ रहा है DE cos थीटा. ठीक है, मान लीजिए यहाँ कंसीडर करेंगे उसकी डायरेक्शन भी यही होगी. सपोज आपने यहाँ कंसीडर किया, आप बोले सर हम तो यहाँ कंसीडर करेंगे, तो यहाँ कंसीडर करेंगे, यहाँ से इस पॉइंट को मिलाएंगे तो ये डायरेक्शन कुछ ऐसी जाएगी. ठीक है ना, ये डायरेक्शन ऐसी जाएगी. और फिर से आप देखेंगे कि इस एक्सिस के साथ कितना एंगल बन रहा है, मान लीजिए ये और इस एक्सिस के साथ ये एंगल होना थीटा, तो ये कंपोनेंट हमेशा कॉस में जाएगा और इसका ये वर्टिकल कंपोनेंट ये चला जाएगा साइन में, DE sin थीटा. तो इसका अपोजिट आपको यहाँ मिल जाएगा, ऐसे ही इसका अपोजिट आपको यहाँ मिल जाएगा. तो इन सब के, इस पूरी चार्ज रिंग के जो कंपोनेंट बनेंगे DE sin थीटा वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और जो DE cos थीटा बनेंगे वो एक दूसरे, वो सेम डायरेक्शन में होने की वजह से ऐड हो जाएंगे. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, यहाँ पे ये बात आपको बहुत अच्छे से समझनी है. देखिए यहाँ पे हमने कंसीडर किया DQ, इसका कंपोनेंट DE cos थीटा ये गया और DE sin थीटा ये गया, और यहाँ पे कंसीडर किया इसका अपोजिट, तो इसका कंपोनेंट देखिए DE cos थीटा तो वही उसी डायरेक्शन में, लेकिन DE sin थीटा ये गया, तो इन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया. ऐसे अगर यहाँ कंसीडर करें, ठीक है, यहाँ कंसीडर करें और यहाँ कंसीडर करें, तो इन दोनों के DE sin थीटा है इन पोजीशंस के. देखिए ये पोजीशन का और ये पोजीशन का, ये इनके DE sin थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और DE cos थीटा सेम डायरेक्शन में होने की वजह से ऐड हो जाएगी.
ओके, आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस डेरिवेशन। ओके, नाउ ये डायग्राम आप बना सकते हैं। मैं और अच्छे से एक बार डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ, क्योंकि ये समझाने के लिए बनाया था। तो ये डायग्राम है आपका, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये क्लियर है कि पॉइंट ए और पॉइंट ए डैश, ये पॉइंट इस रिंग पे अपोजिट है। अपोजिट मीन्स कि इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एट पॉइंट पी वो है डीई, ये वाला, और इसकी वजह से ए डैश वाले की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे, इसको आप चाहो तो डीई डैश भी लिख सकते हो। ओके, डीई डैश। ओके, तो इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है डीई डैश, लेकिन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होंगे क्योंकि ये डिस्टेंस सेम है, ठीक है, इस पॉइंट पी का इंचार्ज एलिमेंट से। तो इनके ये वाले कंपोनेंट डीई साइन थीटा, डीई डैश साइन थीटा, डीई साइन थीटा, बिकॉज यहाँ पे मैं ये भी लिख देता हूँ कि डीई दिस इज इक्वल टू डीई डैश, ये दोनों इक्वल है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि चेंज कुछ हो नहीं रहा, डिस्टेंस भी वही है, चार्ज भी उतना ही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो, और ये लाइक एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेंगे, लाइक ए बिहेव पॉइंट चार्ज। ओके, सो यहाँ पे इनके ये वाले कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में, और ये ऐड हो जाएंगे। ऐसे आप पूरी रिंग पे कहीं पर भी कंसीडर कर लीजिए, जैसे यहाँ कंसीडर किया तो इसका अपोजिट यहाँ मिल जाएगा आपको, जैसे अभी बताया था। तो उसमें भी, उस केस में भी क्या होगा, उनके ये वाले कंपोनेंट डीई साइन थीटा वाले कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और डी कोस थीटा आपको इस होल रिंग पे इसी डायरेक्शन में मिलेगा। तो सारे के सारे, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड, वो केवल इस कंपोनेंट की वजह से मिलेगा, कॉस थीटा वाले कंपोनेंट की वजह से। साइन थीटा वाले कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि उसका अपोजिट हमको मिल जाएगा, ठीक है। नाउ सो let O be the center of a circular ring of radius a and having a charge q uniformly distribute over it. Now let P be the point on the axis, this point P be the point on the axis of the ring, and we will find the electric field due to the ring. हमको यहाँ पे पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है ड्यू टू द रिंग, ठीक है, इस रिंग की वजह से, या इस चार्ज रिंग की वजह से, ड्यू टू द चार्ज रिंग भी लिख सकते हैं, कहाँ पे, एट पॉइंट P। ओके, इसको नोट करिए। सो स्टूडेंट, अब मेथड क्या है कि अगर हमको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो हमने इस एलिमेंट की वजह से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया, और उसकी वजह से इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड हमने देख लिया, और फिर हम उसका क्या कर सकते हैं, पूरे का इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। ये तो मेथड था। अगर हमको इस होल रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो एलिमेंट की वजह से कंसीडर करिए, कैलकुलेट करिए, और फिर उस पूरे का इंटीग्रेशन करा दीजिए, तो होल रिंग की वजह से इस पॉइंट बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ सकता है कैलकुलेट, ठीक है। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज एलिमेंट एट पॉइंट P, सो इस चार्ज एलिमेंट P की वजह से पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज इक्वल टू DE. So this charge element behave like a point charge. So behave like a ये कैसे behave कर रहा है, एक point charge की तरह behave कर रहा है। So point charge की वजह से, due to the point charge, so इसकी वजह से हम लोग किसी भी point पे, at any point पे electric field calculate कर सकते हैं। So this is equal to 1/4 pi epsilon naught. So point charge means dq अपॉन स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, यहाँ से जिस पॉइंट पे P पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, वहां का डिस्टेंस है R, सो उसका स्क्वायर करा दिया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड था ड्यू टू अ
पॉइंट चार्ज। ओके, ये डेरिवेशन आप लोग प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। सो दिस इज बट लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, स्टूडेंट प्रीवियस लेक्चर में बताया था, तीन तरह का डिस्ट्रीब्यूशन बताया था, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, एरियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज और वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ठीक है, सो लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, उसमें हमने कैलकुलेट की थी लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी मींस चार्ज पर यूनिट लेंथ। सो चार्ज पर यूनिट लेंथ, सो हियर व्हाट इज द चार्ज पर यूनिट लेंथ, कितना होगा चार्ज यहाँ पे, तो देखिए टोटल चार्ज कितना है Q, टोटल चार्ज इज Q अपॉन द लेंथ ऑफ द रिंग। सो ये रिंग को आपने क्या किया, इसको सपोज ये वायर था और इस वायर की लेंथ L है। ओके, सो इस वायर को आपने ये एक रिंग की शेप दे दी ऐसे, इस वायर को आपने ये एक रिंग की शेप दे दी ऐसे बेंड करके। ठीक है, तो अब इस वायर पे चार्ज अगर हम निकाल रहे हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, आंसर इज चार्ज अपॉन यूनिट ऑफ दी चार्ज अपॉन लेंथ ऑफ दी वायर। सो लेंथ ऑफ दी वायर जब इसको बेंड कर दिया तो कितनी होगी, आंसर इज सर्कमफ्रेंस ऑफ दी रिंग। इस रिंग की जितनी सर्कमफ्रेंस होगी उतनी ही इसकी लेंथ होगी। ठीक है ना, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ दी रिंग वो हो सकती है आपकी, क्योंकि आपको रेडियस पता है a है, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द रिंग दिस इज इक्वल टू 2 पाई a। ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा। ओके, सो लैम्डा इज इक्वल टू Q अपॉन 2 पाई a। और इसी को हम लोग ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इसी को अगर आपको कैलकुलेट करना है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी हो गई, और ये जो चार्ज है Q, ये चार्ज Q है, ये होल चार्ज है, इस पूरी रिंग पे जो चार्ज है। अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे ये dq की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, याद करिए प्रीवियस लेक्चर में मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया था कि अगर ये लीनियर चार्ज डेंसिटी है होल चार्ज की वजह से, ठीक है ना, तो होल ये Q कैलकुलेट यहाँ से हो गया लैम्डा इंटू 2 पाई a। लेकिन मुझे यहाँ पे dq कैलकुलेट करना है क्योंकि मेरे पास इस इलेक्ट्रिक फील्ड में dq आ रहा है, तो dq भी मैं बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ। सो dq कैसे कैलकुलेट होगा, बट dq दिस इज इक्वल टू, याद करिए मैंने बताया था लीनियर चार्ज डेंसिटी इनटू लेंथ ऑफ द एलिमेंट या लेंथ जिस पे भी हम लोग चार्ज कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी तो लैम्डा है, और हम लोग इस पे ये dq की वैल्यू पता करना चाहते हैं, तो इस एलिमेंट की लेंथ सपोज dl है, इस एलिमेंट की लेंथ को हमने कंसीडर कर लिया है कि ये दिस लेंथ इज dl। सो यहां हम लिख सकते हैं dl। ओके, सो dq की वैल्यू कितनी होगी, लैम्डा इंटू dl, एंड लैम्डा की वैल्यू यहां से लगा सकते हैं, तो ये हो गई आपकी Q अपॉन 2 पाई a इंटू एल, राइट, Q अपॉन 2 पाई l dl, लैम्डा की वैल्यू Q अपॉन 2 पाई a इंटू dl। तो दिस वैल्यू, ये वैल्यू dq की हमने कैलकुलेट कर ली। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। तो जैसे आप इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो आपको मिलेगा बेटा DE दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, DQ की वैल्यू पुट करा रहे हैं बेटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ DQ, Q अपॉन 2 पाई A इंटू DL, ये वैल्यू हमने किसकी पुट करा दी, यहाँ पे DQ की पुट करा दी। ठीक है, अपॉन में अभी R स्क्वायर है, सो अपॉन R स्क्वायर। ओके, फिर से देखिए, बट अगर आप यहाँ पे देखें इन ट्रायंगल OPA, इन राइट एंगल ट्रायंगल OPA, तो यहाँ से ये एक राइट एंगल ट्रायंगल आपका बना हुआ है, इसमें ये वाली साइड क्या है, हाइपोटेनियस, दिस इज हाइपोटेनियस, और ये वाली साइड आपकी हो गई बेस, और ये वाली साइड आपको हो गया परपेंडिकुलर। तो इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, तो आर स्क्वायर आपको मिलेगा, दिस साइड इज आर स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, सो फिर से DE दिस इज इक्वल टू, इसको आप लिखेंगे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन 2 पाई A DL अपॉन
अब यहाँ पे ये वैल्यू देखिए आर स्क्वायर की, ये वाली वैल्यू लगा देंगे, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू हमने यहाँ पे लगा दी। अब नाउ ये आपने इसकी वजह से कैलकुलेट कर ली, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या किया था डायग्राम में, उसके बाद हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा निकल के आया था, फिर हमने इसके दो कंपोनेंट ब्रेक किए थे, तो उस चीज को आप लिख सकते हैं। तो द इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिजॉल्व इन टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से रिजॉल्व किए, डी cos थीटा एंड डी sin थीटा। और when the whole wire, sorry, whole ring, when the whole ring the components de sin theta is cancelled, मैंने पहले क्लियर कर चुका हूं कि अगर हम इस पूरी होल रिंग की बात करेंगे तो उसमें हमारे ये जो sin थीटा वाले कंपोनेंट्स हैं ये सभी के कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड का ये कंपोनेंट बना डी cos थीटा, ये डी sin थीटा, लेकिन अगर यहाँ पे कंसीडर किया दूसरा एलिमेंट तो उसका ये कंपोनेंट डी cos थीटा तो इसी डायरेक्शन में, लेकिन डी sin थीटा ही है, तो ये कैंसिल हो गए। ऐसे यहाँ करेंगे तो डी cos थीटा ऐसे बनेगा, डी sin थीटा ऐसे यहाँ कहीं आ जाएगा, ये फिर से ऐसे आ जाएगा डी sin थीटा, क्योंकि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड में भी ऐसे हो सकता है, ठीक है ना। तो कंपोनेंट ये डी cos थीटा, ये डी sin थीटा, लेकिन इसका अपोजिट जब आप यहाँ कंसीडर करेंगे तो डी sin थीटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो ये इस तरह से, ठीक है, डी sin थीटा इस डायरेक्शन में चला है, तो डी sin थीटा सबका कैंसिल हो जाएगा, इफेक्टिव कौन है, केवल डी cos थीटा। सो अब हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड बात करेंगे केवल हम इस वाले कंपोनेंट की वजह से कैलकुलेट करेंगे, डी cos थीटा की वजह से, ओके। सो इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड effective electric field due to एलिमेंट, इस एलिमेंट की वजह से इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा आपका डी cos थीटा, डी cos थीटा। सो डी cos थीटा दिस इज इक्वल टू हो जाएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी, अभी आपके पास नोट थी वैल्यू ऑफ डी, ये थी बेटा आपकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मैंने रफ कर दिया, आपके पास नोट है बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू डी एल अपॉन 2 पाई ए और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये वैल्यू आपके पास है, ठीक है ना, डी cos थीटा। सो ये इस एलिमेंट की वजह से इतना इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट होकर आ गया, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 बोल सकते हैं। सो द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड या टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ये तो एक एलिमेंट की वजह से इतना आया निकल के, सो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप निकालेंगे तो इसी का क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन करा देंगे। सो नाउ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, now resultant electric field, this is equal to E and this is equal to dE integration of dE cos theta, okay. So integration of dE cos theta, put the value of dE cos theta, this value is integration of 1/4 pi epsilon naught q into dl upon 2 pi a x square plus a square, right student, this so into cos theta, अभी cos theta बचा बेटा। ये डायग्राम को मैं रफ कर देता हूँ क्योंकि डायग्राम आपका क्लियर है और मेरे लिए बोर्ड पर जगह, ठीक है। सो into cos theta, राइट बेटा, cos theta। अब देखिए यहाँ से डायग्राम मैंने अभी रफ कर दिया है, तो आपके पास डायग्राम है, आप वहां से cos थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं इन ट्रायंगल OPA। तो OPA में आप cos थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं, मुझे जो याद है डायग्राम आपका इस तरह से है, ये देखिए OP और यहाँ पे A और दिस एंगल इज थीटा, दिस साइड इज R, दिस इज X, दिस इज A,
So what is the value of cos theta? So cos is equal to base upon hypotenuse. So base is equal to x और this is r. और इसको भी आप लिख सकते हैं बेटा x अपॉन, देखिए r की वैल्यू क्या है आपको पता है, आर स्क्वेयर, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर. ओके, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर? नाउ आर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, राइट. और स्क्वायर रूट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि पावर 1/2, क्योंकि स्क्वायर रूट की पावर कितनी होती है 1/2. ठीक है, तो हियर इस r की वैल्यू को मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2 एंड दिस वैल्यू, पुट दिस वैल्यू हियर. इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट करा सकते हैं इक्वेशन नंबर, जो भी इसको आपने नाम दिया हो, थर्ड दिया हो. ओके, पुट इन इक्वेशन नंबर थर्ड, पुट इन इक्वेशन नंबर थर्ड. सो जैसे ही आप इसको यहाँ पुट कराएंगे वी गेट, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू, सो इसको हम बाहर लिख सकते हैं. ओके, q इज आल्सो कांस्टेंट, 2 पाई इज आल्सो कांस्टेंट. अब देखिए, या सबसे पहले एक काम करिए, इनको बाहर बाद में कर लेंगे, पहले कैलकुलेट कर लेते हैं cos थीटा की वैल्यू लगा के. ठीक है, सो cos थीटा की जगह आ गया x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. ये तो आ गया cos थीटा की जगह, इसकी जगह. अभी अपॉन में क्या है, अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऑलरेडी है. तो दिस इज एक्स स्क्वायर. cos थीटा की जगह cos थीटा की वैल्यू है x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2, तो यहाँ 1/2 आएगा बेटा. ठीक है, 1/2. ये इसकी वैल्यू हो गई 2 पाई, ये मैं पुट कर ही दिया. अच्छा, cos थीटा की वैल्यू लगाई थी इनटू dl, अभी dl और बचता है. ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की एक पावर 1/2 यहाँ पे और 1 पावर यहाँ पे कितनी हो गई 1/2 प्लस 1 3/2. सो इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन 2 पाई a x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, राइट. 3/2 कर दिया, 1/2 प्लस 1. ठीक है, और इंटीग्रेशन में रह गया केवल dl. ओके, क्योंकि ये सारी वैल्यूज कांस्टेंट हैं. ठीक है ना, x कांस्टेंट है और ये 2 पाई ये कांस्टेंट है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, तो ये सारी वैल्यू कांस्टेंट है, इसीलिए इन सबको हमने इंटीग्रेशन से बाहर कर दिया. सो dl, अब इस dl का इंटीग्रेशन किया तो देखिए इसका इंटीग्रेशन निकल के आया, आपको पता है इंटीग्रेशन के फॉर्मूले से, integration of dx, this is equal to x. So here similarly integration of dl, this is equal to l. Okay, so equal to कितना मिलेगा बेटा आपको, this is equal to 1/4 pi epsilon naught q upon 2 pi a x upon x square plus a square की पावर 3/2 और dl का इंटीग्रेशन हो गया l. बट What is L? L is the length of the ring. जो हमने वायर लिया था और उस वायर को बेंड करके एक रिंग बनाई थी, तो स्टार्टिंग में वो L क्या थी, उस वायर की लेंथ थी. और वो लेंथ जब हमने उसको रिंग बना दिया तो वो लेंथ किसमें कन्वर्ट हो जाती है, सरकमफ्रेंस में. ठीक है ना, तो जब तो इस लेंथ को हम लोग बोल सकते हैं दिस लेंथ, दिस इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ द रिंग. ठीक है, circumference of the ring. But length L, this is equal to circumference of the ring and this is equal to 2 pi a. L किसके बराबर होगा, किसके इक्वल होगा, 2 pi a. तो यहाँ पे L की जगह 2 pi a पुट कराइए, तो this is equal to 1/4 pi epsilon naught q upon 2 pi a x upon x square plus a square की पावर 3/2 into dl की जगह आ गया बेटा 2 pi a, because this is the length of the wire and the length of the wire जब हमने उसको रिंग बना दिया है तो वो उसकी circumference हो गई. So
2 पाई ए से 2 पाई ए कैंसिल हो गया। फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द रिंग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हाँ Q अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और इनटू दिस x, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आपको मिलेगा। सो इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और ये पावर 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस रिंग की वजह से होगा। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड फेमस डेरिवेशन। स्पेशल केस है बेटा, इसमें एक स्पेशल केस हम ये बना सकते हैं कि ये जो हमने पॉइंट पी कंसीडर किया था, ये पॉइंट पी कंसीडर किया था उस रिंग के एक्सल पॉइंट पे। ठीक है ना, अगर सपोज ये पॉइंट पी लाई करता है सेंटर पे, मान लीजिए अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना पड़ता है ड्यू टू द रिंग, इस रिंग की वजह से, बट कहाँ पे, सेंटर पे अगर कैलकुलेट करना पड़ता तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता। मान लीजिए अगर आपसे डेरिवेशन में इस तरह से ना पूछ के, ये तो आपने कहाँ पे निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला ये इसके एक्सल पॉइंट पी पे, लेकिन अगर वो आपसे पूछता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए यहाँ सेंटर पे ही, तो उसके लिए मैंने यहीं पे मैं लिख सकता हूँ स्पेशल केस में इफ पॉइंट पी लाई एट द सेंटर ऑफ द रिंग। ठीक है, अगर ये रिंग है और यहाँ पे ये पॉइंट P है, अभी आप इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ इस पॉइंट P पे निकाल रहे थे, अब अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ निकालिए, इस पॉइंट पे निकालिए सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, तो मैंने बोल दिया कि अगर सेंटर पे निकालना है तो ये मान लीजिए कि पॉइंट P कहाँ लाई कर रहा है, सेंटर पे लाई कर रहा है, मतलब ये सेंटर वाले इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो उस केस में क्या होगा, देखिए ये आपने डेरिवेशन निकाला है कि एक्सल पॉइंट पे, और वो एक्सल पॉइंट यहाँ से कितना डिस्टेंस पे था, यहाँ से ये x डिस्टेंस पे था। अब अगर ये पॉइंट P यहाँ लाई कर जाएगा, मतलब सेंटर पे ही होगा, तो ये x डिस्टेंस खत्म हो जाएगी फ्रॉम दी सेंटर। पहले सेंटर से डिस्टेंस कितनी थी इस पॉइंट पे, अगर हम कैलकुलेट करें तो x डिस्टेंस थी ना। अब अगर ये पॉइंट P यहाँ लाई करेगा तो सेंटर से ये डिस्टेंस खत्म हो गई, x की वैल्यू कितनी हो गई, x की वैल्यू 0 हो गई। तो बस आपको अपने इस डेरिवेशन में x की वैल्यू को 0 कर देना है। तो जैसे ही आप x की वैल्यू 0 करेंगे तो देखिए यहाँ पे अगर x की जगह 0 आ गया इस डेरिवेशन में, तो e की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, देन इक्वल टू 0। तो हमेशा याद रखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज रिंग, सो ड्यू टू अ चार्ज रिंग की वजह से कहाँ पे, सेंटर पे, ठीक है ना, कहाँ पे, सेंटर पे कितना होता है, 0 होता है। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। सो स्टूडेंट, सो इट मीन्स कि द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द चार्ज रिंग, ओके, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द चार्ज रिंग ड्यू टू द रिंग, ठीक है, ड्यू टू द रिंग कितना होता है, 0। ओके, वाई, देखिए सपोज इस केस में आप लोग ये क्लियर कर लीजिए बेटा कि अगर यहाँ पे चार्ज पार्टिकल, अगर हम कोई टेस्ट चार्ज यहाँ पे रखते हैं, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कॉन्सेप्ट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमको पता करना है तो स्टार्टिंग में बताया था कि एक चार्ज पार्टिकल को वहाँ प्लेस करा दीजिए, अगर वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है किसी डायरेक्शन में, इट मींस कि वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहाँ पे फोर्स एक्सपीरियंस करता है इस डायरेक्शन में हमेशा, है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा किस डायरेक्शन में निकल के आया, ये, ठीक है ना भाई, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आया है, ये निकल के आया अलोंग, जो भी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, कितना निकाला था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपने निकाला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना था बेटा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2, ये निकाला था, है ना, की पावर 3/2। तो ये कहाँ था, इसकी डायरेक्शन किधर है, इसकी डायरेक्शन है अलोंग द OP, क्योंकि इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आया था, d cos थीटा की वजह से, और d cos थीटा कंपोनेंट ये था इस डायरेक्शन में, OP, अलोंग द OP। तो यहाँ पे अगर हम कोई टेस्ट चार्ज रखते हैं तो वो हमेशा किधर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, OP की डायरेक्शन में
फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। लेकिन अभी मैं इस केस में कह रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए कहां पे, सेंटर ऑफ द रिंग। अगर सेंटर ऑफ द रिंग इस पोजीशन पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो सपोज मान लीजिए यहाँ पे, वैसे अकॉर्डिंग टू डेरिवेशन कितना मैंने बता दिया सीधे सीधे, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जीरो होगा। अब जीरो क्यों होगा, अगर आपसे भी पूछता है वाई कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो आप आंसर देंगे कि सर यहाँ पे अगर हम कोई टेस्ट चार्ज रखते हैं क्यू नॉट, तो वो टेस्ट चार्ज, क्योंकि यहाँ पे जो चार्ज है इस रिंग पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, ओके, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, मतलब कि अगर ये हम देखें यहाँ पे ये एलिमेंट अगर कंसीडर करेंगे तो ये एलिमेंट इस पर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, रिपल्सन फोर्स लगाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहा हूँ और टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव है। और अगर मैं यहाँ पे कंसीडर करता हूँ एक एलिमेंट, तो ये फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, तो ये दोनों फोर्स इक्वल अपोजिट कैंसिल हो गए। यहाँ पे कंसीडर करते हैं एक एलिमेंट, तो ये फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में इस चार्ज पे, और यहाँ पे अगर कंसीडर करते हैं तो ये फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में। ऐसे ही ये सारे फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होने की वजह से कैंसिल हो जाएंगे, मतलब यहाँ पे नेट फोर्स जीरो काम करेगा। लेकिन वहां पे नेट फोर्स जब हम एक्सल पॉइंट पे निकाल रहे हैं तो नेट फोर्स जीरो नहीं है, क्योंकि हमेशा एक फोर्स इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, क्योंकि डी ई कॉस थीटा इस डायरेक्शन में निकल के आया था। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए डी ई कॉस थीटा और डी साइन थीटा सब कैंसिल हो जाएगा, मतलब कहने का कि यहाँ पे नेट फोर्स कितना है, जीरो। अगर यहाँ नेट फोर्स जीरो है, इट मीन्स कि यहाँ पे नेट फोर्स जीरो, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना होगा, जीरो होगा। इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज। अब ये फोर्स ही जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये बोल सकते हैं कि सेंटर पे इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। सेकंड केस, इफ पॉइंट P, या हम ये कह सकते हैं कि इफ X इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A, इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट P है, X क्या था, X इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द सेंटर, दिस इज X, ये तो था X, और ये A इज द रेडियस ऑफ द रिंग। तो अगर ये X बहुत बड़ा है A से, मतलब कि ये पॉइंट P कहां पे है, बहुत दूर है, ठीक है ना, बहुत दूर है, मान लीजिए यहाँ पे एक तरह से, ठीक है ना, इतना बड़ा डिस्टेंस है। तो पॉइंट P अगर बहुत दूर है तो उस केस में ये जो रिंग पे चार्ज है, ये चार्ज रिंग इस पॉइंट P के लिए बिहेव करेगी लाइक ए पॉइंट चार्ज। मतलब दूर से अगर हम देखेंगे तो ये एक इस रिंग पे जो चार्ज है वो हमको कैसा नजर आएगा, एक पॉइंट की तरह। जैसे मैं आपसे बोलता हूं कि ये डस्टर है, इस डस्टर को आप नजदीक से देखिए, और इसी डस्टर को जब मैं बहुत दूर आपसे लेके जाऊंगा तो ये आपको कैसा लगेगा, लाइक ए पॉइंट। तो ऐसे ही अगर पॉइंट P बहुत दूर होगा तो उसके लिए ये रिंग बिहेव करेगी लाइक ए पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस कितनी है इस पॉइंट P की, इस रिंग से, x है, तो x का स्क्वायर ये होगा। अब जरा फॉर्मूले से देख लीजिए, फॉर्मूला क्या निकाला था अभी आपने, फॉर्मूला आपने निकाला था बेटा, दिस इज इक्वल टू, आपने अभी फॉर्मूला कैलकुलेट किया है, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर की पावर 3/2, ये फॉर्मूला आपने कैलकुलेट किया है ना। तो अभी मैंने क्या बोला है, ये तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट से क्लियर कर दिया कि भाई अगर ये पॉइंट P बहुत दूर होगा इस चार्जिंग से, तो दिस चार्जिंग बिहेव लाइक ए पॉइंट चार्ज, ओके। तो उस कंडीशन में अगर ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगी तो पॉइंट चार्ज की वजह से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता होता है कितना होता है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ देखिए फॉर्मूले से क्लियर करिए, क्या लिखा है, इफ x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, अगर x बहुत बड़ा है a से, तो इसका मतलब है कि x स्क्वायर, यहीं से क्लियर करते हैं, इफ x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, ये यहां आ जाइए ऊपर, सेकंड केस, if x is very very greater than a, then तो x स्क्वायर वेरी 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 ग्रेटर देन a स्क्वायर,
भाई अगर x a से बड़ा है तो उसका स्क्वायर तो बहुत ही बड़ा होगा a स्क्वायर से। सो इस a स्क्वायर को इस x स्क्वायर के कंपैरिजन में क्या करा सकते हैं हम लोग, नेगलेक्ट करा सकते हैं। देन नेगलेक्टिंग a स्क्वायर एज कंपेयर टू एक्स स्क्वायर के कंपैरिजन में ए स्क्वायर को आप क्या करा दीजिए, नेगलेक्ट करा दीजिए। अगर आप इसको ए स्क्वायर को नेगलेक्ट कराएंगे तो यहां इस फॉर्मूले में आपके पास क्या होगा, यहां इस फॉर्मूले में आपके पास होगा, यहां इस फॉर्मूले में आपके पास होगा बेटा, ये देखिए E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q इंटू एक्स। मैं x को नेगलेक्ट कराने के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं ए स्क्वायर को नेगलेक्ट कराना, और वो भी किसके कंपैरिजन में, एक्स स्क्वायर के। तो ए स्क्वायर को नेगलेक्ट करा दीजिए, ये वाला टर्म, तो बचेगा केवल एक्स स्क्वायर, और उसकी पावर कितनी है, 3/2, पावर 3/2। इसको सॉल्व करिए, दिस इज इक्वल टू 1/4πε0 Q इंटू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, कितना हो गया Q, और x की Q का मतलब है कि x इंटू एक्स इंटू एक्स। भाई x की Q को मैं लिख सकता हूँ x इंटू एक्स स्क्वायर, लिख सकता हूँ ना। तो इस x से ये x कैंसिल हो गया, कितना बचा बेटा, इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन एक्स स्क्वायर, Q अपॉन एक्स स्क्वायर। और जरा यहाँ देखिए, ये मैंने पहले लिख दिया था 1/4πε0 Q अपॉन एक्स स्क्वायर। तो देखिए ये पॉइंट चार्ज के लिए तो था, और फॉर्मूले से भी देखिए क्या निकल के आ रहा है, पॉइंट चार्ज का ही एक्सप्रेशन निकल के आ रहा है, ठीक है। तो इस केस में आप लिख सकते हैं कि जो रिंग है वो कैसे बिहेव करेगी, जस्ट लाइक ए पॉइंट चार्ज। कौन से केस में, जब पॉइंट P सेंटर से बहुत दूर होगा और वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा होगा। तो इसको आप नोट करके लिख दीजिए बेटा। तो रिजल्ट इज the distance of point P much larger than the radius of the ring, यानी पॉइंट P का जो डिस्टेंस है वो बहुत बड़ा है, किसके कंपैरिजन में, रिंग के रेडियस के कंपैरिजन में। then the ring behave like a point charge, तो उस कंडीशन में रिंग किसकी तरह बिहेव करेगी, पॉइंट चार्ज की तरह। और उस कंडीशन में फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो आंसर है जो पॉइंट चार्ज की वजह से होता है। तो पॉइंट चार्ज की वजह से होता है 1/4πε0 चार्ज अपॉन डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है ना, ऑफ स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, ओके, फ्रॉम द सोर्स चार्ज। तो उस चार्ज का उस पॉइंट का जो सोर्स चार्ज से डिस्टेंस होता है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ये होता है, ठीक है ना, इसको आप पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। सो प्लीज नोट डाउन, एंड टुडे वी विल क्लोज हियर। इन द नेक्स्ट लेक्चर again we will discuss electric field, calculate the electric field due to a straight wire. Okay, thank you.